आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज केमिस्ट्री क्लास। देखो बेटा, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन डिस्कस की थी कि कैसे कोलोइडल सोल बनाया जाए और कौन सा लायोफोबिक कोलोइडल सोल, क्योंकि हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक दो तरह के सोल डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्सन मीडियम। तो इसको तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। इसको बनाने के लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़े थे कि जैसे कि डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़े थे, कंडेंसेशन मेथड इसमें डिस्कस किए थे। तो ये जो लायोफोबिक कोलोइडल सोल है, जब आपने इसको बनाने के बाद इसमें कुछ सपोज इम्प्योरिटीज अगर आ गई, मैं कह रहा हूं कि सपोज आपके पास ये कोई कोलोइडल सोल है, आपके पास कोई कोलोइडल सोल है और कोलोइडल सोल में क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। कोलोइडल सोल है आपके पास और ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और जैसे ये डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं। अब जो ये कोलोइडल सोल है आपके पास, कोलोइडल सोल, इस कोलोइडल सोल में क्या होते हैं, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। दिस कोलोइडल सोल हैव सम इंप्योरिटीज। अब देखो इंप्योरिटीज जो होंगे ना, इंप्योरिटीज का जो नेचर होगा वो होगा क्रिस्टलोइड। इंप्योरिटीज नेचर में क्रिस्टलोइड नेचर की हैं। और जो ये इंप्योरिटीज हैं ये होंगी कौन, देखो कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी इंप्योरिटीज की फॉर्म में हो सकता है, या कोई अदर सोल्यूबल इंप्योरिटीज भी हो सकती, अदर सोल्यूबल इंप्योरिटीज। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई भी कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। तो इस कोलोइडल सोल में इंप्योरिटीज जो होती हैं उनका नेचर क्रिस्टलोइड नेचर का है। क्रिस्टलोइड क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो ये इंप्योरिटीज हैं, इंप्योरिटीज कौन सी होंगी, किस तरह की होंगी, इंप्योरिटीज हैं जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकती हैं या कोई अदर सोल्यूबल इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये कोलोइडल सोल है इसमें से इन इंप्योरिटीज को अलग कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि प्यूरिफिकेशन हो जाएगा कोलोइडल सोल का। हम कोलोइडल सोल को प्यूरिफाई कर लेंगे। अब देखो कि जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल, जिसमें पेप्टाइजेशन डिस्कस किया था। अब देखो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो इस कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आपने पेप्टाइजेशन में डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेट के अंदर डिस्पर्सन मीडियम के साथ कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था ताकि कोलोइडल सोल बनाया जा सके। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इंप्योरिटीज की तरह भी बिहेव करेगा और यही इलेक्ट्रोलाइट अगर एक रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाए तो ये इंप्योरिटी के रूप में काम करेगा। दिस इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट will behave as a reagent for the stability of this colloidal soul, but if this electrolyte is present in excess, this will behave as impurity। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को एक लेवल तक ही मेंटेन किया जाए, उससे ज्यादा अमाउंट में ये इंप्योरिटी के तौर पे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये कोलोइडल सोल है ना, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट या जो अदर सोल्यूबल इंप्योरिटीज को अगर रिमूव कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि प्यूरिफिकेशन हो जाएगा कोलोइडल सोल का। तो कैसे आप डिफाइन करोगे कि व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप टू ए मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रिमूविंग द इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज किसकी, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू ए मिनिमम रिक्वायर्ड level is called purification of colloidal soul। ये कोलोइडल सोल की प्यूरिफिकेशन है। तो अब प्यूरिफिकेशन जो हम करेंगे ना, इसके मेथड मैं आपको कराऊंगा, मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। जैसे कि एक मेथड है, इसमें डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और तीसरा है जैसे इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन,
दीज आर 3 मेथड्स या प्रोसेस बाय विच वी कैन प्यूरिफाई कोलोइडल सोल। ये 3 मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे हम कोलोइडल सोल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और प्यूरिफिकेशन में क्या है कि हम इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे, किसमें से, कोलोइडल सोल में से। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट है जैसे इसमें डायलिसिस। डायलिसिस जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करवाया जाता है। किडनी का काम फिल्ट्रेशन का ही होता है, यानी किडनी क्या करती है, इम्प्योरिटीज को ब्लड में से अलग करती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस। और डायलिसिस है क्या, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोलोइडल पार्टिकल के अंदर से इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। और मैंने आपको बताया इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है, इम्प्योरिटीज का नेचर क्रिस्टलोइड नेचर का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कि कोलोइडल सोल आपके पास इम्प्योर है, उस कोलोइडल सोल को हम एनिमल मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या पार्समेंट पेपर भी उसको बोला जाता है, पार्समेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके अंदर से पास कराएंगे। तो उसमें क्या होगा कि कोलोइडल पार्टिकल तो पास नहीं हो पाएंगे, बट जो क्रिस्टलोइड है वो पास हो जाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को कोलोइडल सोल जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है उनसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो डायलिसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टलोइड को कोलोइड से अलग किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा कि जो कोलोइडल सोल है, ये कोलोइडल सोल जो है, इस कोलोइडल सोल में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं, एक तो इसमें क्रिस्टलोइड हैं और दूसरे क्या है, इसमें कोलोइड्स हैं। अब कोलोइड्स में किसको बोल रहा हूं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो यहां जो ये क्रिस्टलोइड है, मैं कह रहा हूं कि ये इंप्योरिटीज हैं। तो मेरे को क्रिस्टलोइड को कोलोइड से अलग करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एक एनिमल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे कि एनिमल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि कोई बायोलॉजिकल सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और जो ये मेम्ब्रेन है इसके सराउंडिंग, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये मेम्ब्रेन अपने अंदर से बहुत छोटे पार्टिकल को पास होने देती है, बड़े पार्टिकल को पास नहीं होने देती। तो मैं क्या कराऊंगा कि जो ये कोलोइडल सोल है जिसमें इंप्योरिटीज भी हैं और कोलोइडल के पार्टिकल भी हैं, मैं इसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवा दूं। तो जो क्रिस्टलोइड हैं वो तो इसकी मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे और कोलोइड हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा करके हम क्रिस्टलोइड को कोलोइड से अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्रिस्टलोइड जो इंप्योरिटीज है उसको अलग करना है, किससे, कोलोइड से। तो डायलिसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच क्रिस्टलोइड्स पार्टिकल, क्रिस्टलोइड कौन से हैं, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल हैं, इंप्योरिटीज, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोलोइड्स by passing through animal membrane। इसके अंदर से अगर पास करवा दिया जाए तो हम इसको कोलोइड को क्रिस्टलोइड से अलग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कि सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या किया, जो आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, आपने उसको एक बैग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है विच इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैग। मैं लिख देता हूं इसको SPM। SPM क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो क्या कराएंगे कि इसके अंदर से जो हमारा इम्प्योर सोल है वो डाल दिया जाएगा, इम्प्योर सोल या इम्प्योर कोलोइडल सोल। इस इम्प्योर कोलोइडल सोल में क्या क्या है, क्रिस्टलोइड है और कोलोइड है। अब देखो ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है इसके जो पोर है ना, और इसके अंदर और क्या फिल किया जाता है, डिस्टिल वाटर फिल किया जाता है, डिस्टिल वाटर।
अब एनिमल मेम्ब्रेन जो ये है, एनिमल मेम्ब्रेन जो कि बैग की फॉर्म में है, इसके अंदर से जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं वो तो पास हो जाएंगे, क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल तो इसके अंदर से पास हो जाएंगे, बट जो कोलॉइड के पार्टिकल है वो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल छोटे साइज के पार्टिकल हैं जो इस एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे, और जो कोलॉइड के पार्टिकल हैं वो इस बैग के अंदर ही रह जाएंगे। और ये जो डिस्टिल वाटर है ये बार बार आपको चेंज भी करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब इस कंटेनर में बहुत सारे क्रिस्टलॉइड हो जाएंगे जो इस एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर निकले हैं, इम्प्योर कोलोइडल सोल में से आए हैं, वो दोबारा इसके अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये बार बार डिस्टिल वाटर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और अगर इस प्रोसेस को फास्ट बनाना है तो इसमें प्लेट्स भी यूज़ की जा सकती हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि आपको ये पता है जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करा के जब आप इस डायलिसिस प्रोसेस को करवा रहे हो तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब डायलिसिस करवा रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस carried out in presence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर डायलिसिस कराई जा रही है तो उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे, जैसे कि प्लेट्स यहाँ पे यूज की गई हैं। क्योंकि हमें यह पता है बेटा कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम है, इनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज रहेगा। जैसे कि आपको पेप्टाइजेशन प्रोसेस में बताई थी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल, उनके ऊपर चार्ज होता है किसी न किसी तरह का, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इस डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट बनाया जाता है। तो देखो दोबारा समझो एक बार, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसको बैग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इम्प्योर कोलॉइडल सोल है, इसमें क्रिस्टलॉइड भी हैं और कोलॉइड के पार्टिकल भी हैं। कोलॉइड के पार्टिकल बड़े होते हैं तो एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकलेंगे, और जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं, जो छोटे पार्टिकल, वो इस मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा करके हम क्रिस्टलॉइड को कोलॉइड से अलग कर लेते हैं। और अगर यही काम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे। जब किडनी में प्रॉब्लम होती है, किडनी खराब होती है, तो उसका भी डायलिसिस कराया जाता है। और उसमें क्या होता है कि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, इंप्योरिटीज को अलग करने का। तो फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी डायलिसिस, जिसमें कि हमने कोलॉइडल सोल में से कुछ इंप्योरिटीज को अलग कर लेंगे और एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवा के अगर ये काम किया जाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। सेकेंड प्रोसेस है आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो फिल्ट्रेशन है एक तरह की, बट इसका नाम जोड़ दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर आपने सबने सुना होगा कि फिल्टर पेपर क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोई फिल्टर पेपर है, और फिल्टर पेपर में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दीज आर पोर्स। और एक आपको एनिमल मेम्ब्रेन बताई है, जैसे कि ये एनिमल मेम्ब्रेन है। एनिमल मेम्ब्रेन को और हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी पोर्स होते हैं, बट स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे भी आपको बताया। फिल्टर पेपर में भी पोर्स होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में भी पोर होते हैं, बट ये इनका साइज बड़ा होता है, यहाँ साइज छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इम्प्योर कोलॉइडल सोल है ना, उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट करेंगे। तो समझाने के लिए आपको बताया था, फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करेंगे इम्प्योर कोलॉइडल सोल को। और देखो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कोई इम्प्योर कोलॉइडल सोल है, मेरे पास कोई इम्प्योर कोलॉइडल सोल है, और सपोज आई हैव इम्प्योर कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सोल है मेरे पास इम्प्योर, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज हैं। तो अब मैं क्या करूं कि अगर कोलॉइडल सोल को इस फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दूं, ये फिल्टर पेपर जैसे रख दिया कंटेनर है अंदर, तो अब इन पोर का साइज इतना बड़ा होता है। देखो कोलॉइडल सोल में क्या क्या होते हैं? एक तो क्रिस्टलॉइड है और दूसरे क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं। आपको बताया है कोलॉइड्स मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल भी हैं और क्रिस्टलॉइड भी। अगर कोलॉइडल सोल को मैं एक फिल्टर पेपर रख के और एक कंटेनर में पास करवाऊं, तो मैं जब इस कोलॉइडल सोल को इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालूंगा
तो इसमें जो कोलोइडल सोल में क्रिस्टलोइड और कोलोइड है वो दोनों ही इनके अंदर से पार हो जाएंगे, यानी कि क्रिस्टलोइड के पार्टिकल जो छोटे हैं वो तो इनके अंदर से पार हो जाएंगे, जो कोलोइड के पार्टिकल हैं वो भी इनके अंदर से पार हो जाएंगे। तो क्या आप इन दोनों को अलग कर पाए? नहीं कर पाए। तो क्या करें हम, ये जो इम्प्योर कोलोइडल सोल है, इस इम्प्योर कोलोइडल सोल को हम क्रिस्टलोइड और कोलोइड को अलग कर पाए, उसके लिए क्या करें, जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, जो जनरल फिल्टर पेपर होते हैं, इन फिल्टर पेपर की क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट करेंगे। These ordinary filter paper are treated with any chemical, जिसकी वजह से जो फिल्टर पेपर का पोर का साइज है ना उसका छोटा कर दिया जाए। जैसे मैं कह रहा हूं कि ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर है इसको हम क्या करें, 4% नाइट्रोसेलुलोज का एक सॉल्यूशन लेके, और 4% नाइट्रोसेलुलोज का जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, देखो 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन जो है ना इसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन। और इसमें होता है क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन है किसके अंदर, इन अल्कोहल एंड ईथर। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हैं इसको इस सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, और एक कोलोइडल जो सॉल्यूशन है ये होता क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन है अल्कोहल और ईथर में। फिर जो आपके पास जो फिल्टर पेपर, मैं कह रहा हूं कि सपोज ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, अपने फिल्टर पेपर को इसमें डिप कर देंगे हम। फिर क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर को इसके अंदर डिप करने के बाद फिर हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन लेके उसमें डिप कर देंगे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में जब डिप करेंगे तो जो फिल्टर पेपर है ना वो हार्ड हो जाएगा। और ऐसा करने से जो फिल्टर पेपर, मैंने बताया था कि फिल्टर पेपर के पोर के साइज बड़े थे, ऐसा करने से जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, पोर साइज, दीज आर पोर्स प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर, तो ये पोर का साइज ना छोटा हो जाएगा। यानी कि इसमें ओवरऑल कंक्लूजन में हमने किया क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर यूज करेंगे, बट फिल्टर पेपर का पोर का साइज बड़ा होता है, तो उसको हम पोर के साइज को छोटा करते हैं। कैसे? ये केमिकल यूज करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, और ये होता है क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन है अल्कोहल और ईथर में। फिर इसको हम डिप करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में। ऐसा करने से फिल्टर पेपर जो बड़े साइज के पोर थे वो छोटे साइज के पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जो आपके पास इंप्योर कोलोइडल सोल है, उस इंप्योर कोलोइडल सोल को हम फिल्टर पेपर से पास करवा के देखें। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई इंप्योर कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल जो कि कैसा है, इंप्योर, और आप एक कंटेनर में इसको फिल्टर करना चाहते हो, दिस इज फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर लगा दिया भाई, फिल्टर पेपर, और इसका पोर का साइज भी मैंने रिड्यूस कर दिया। तो इंप्योर कोलोइडल सोल को जब हम इस फिल्टर पेपर पे डालेंगे अब, तो इस इंप्योर कोलोइडल सोल में जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, नहीं कोलोइडल पार्टिकल, वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और जो नीचे सॉल्यूशन जाएगा वो क्रिस्टलोइड का जाएगा। यानी क्रिस्टलोइड तो इसमें से पास हो जाएंगे, बट जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, कोलोइडल पार्टिकल, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। तो हमने क्रिस्टलोइड को और कोलोइड को अलग अलग कर लिया बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर। दिस फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड विद कोलोइडोन सॉल्यूशन, जो कि 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन था। तो ऐसा करके हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्रिस्टलोइड और कोलोइड को अलग अलग कर लिया। तीसरा मेथड है इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, देखो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन हम यूज करते हैं, और इस मशीन में ऐसे स्पेस होती है, कोई सॉल्यूशन फिल करके उसमें हम रख देते हैं। तो जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है जो कि इम्प्योर है, हम इस सॉल्यूशन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के उस मशीन को रोटेट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। ऐसा करने से जो इस कोलोइडल सोल में क्रिस्टलोइड और कोलोइड, हमारे पास तो दो ही है ना, ये कोलोइड
कोलोइडल पार्टिकल हैं और क्रिस्टलॉइड है। तो ऐसा करने से जब उस मशीन को बहुत हाई स्पीड पर रोटेट किया जाएगा तो जो कोलोइडल पार्टिकल हैं, बड़े साइज के पार्टिकल, वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं दे रिमेन सस्पेंडेड इन दिस सॉल्यूशन। तो ऐसा करके हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये था। तो बेटा लास्ट टॉपिक हमारा था कि हमने जो कोलोइडल सोल था उसकी प्यूरिफिकेशन करी थी, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल। देखो स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक है ना, पहले हमने इस कोलोइडल सोल की क्लासिफिकेशन करी थी, फिर जो कोलोइडल सोल था उसको प्रिपेयर किया था हमने, लायोफोबिक कोलोइडल सोल। प्रिपेयर करने के बाद उसकी हमने प्यूरिफिकेशन कर ली। प्यूरिफाई अगर आपने कर लिया, इम्प्योरिटीज आपने रिमूव कर दी, क्रिस्टलॉइड को कोलोइड से अलग कर दिया, फिर हम उसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कोलोइडल सोल की। और प्रॉपर्टीज हैं विशेषताएं, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं कोलोइडल सोल की। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी कोलोइडल सोल की, उसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट है जो कोलोइडल सोल है इट इज हेट्रोजीनस इन नेचर। जो कोलोइडल सोल है वो होमोजीनस नहीं है, क्योंकि होमोजीनस कौन होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और हेट्रोजीनस नेचर के हैं क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है सोल्यूट का पार्टिकल, उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आता है। तो ये किस नेचर के हैं? हेट्रोजीनस नेचर के हैं। फर्स्ट है। सेकंड है अगर फिल्ट्रेबिलिटी देखें, फिल्ट्रेबिलिटी, तो जो कोलोइडल सोल है आपके पास जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कोलोइडल सोल में एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते बट फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन के पोर का साइज छोटा होता है और फिल्टर पेपर के पोर का साइज बड़ा होता है। तो मैं कहूँगा कोलोइडल सोल पार्टिकल, कोलोइडल सोल पार्टिकल्स कौन से? डिस्पर्स फेज के, डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते बट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर का साइज बड़ा होता है और जो एनिमल मेम्ब्रेन है इसके पोर का साइज क्या होता है? छोटा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब आपको कैसा दिखेगा कोलोइडल सोल जो है। जो कोलोइडल सोल होते हैं ना वो अलग अलग कलर के होते हैं। विजिबिलिटी, तो मैं कह रहा हूं कि जो कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल हैव डिफरेंट कलर, क्योंकि आगे जाके अभी मैं इसमें कराऊंगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से जब हम लाइट पास करते हैं तो कोलोइडल सोल के जो पार्टिकल होते हैं ना लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। वो कोलोइडल सोल में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उस कोलोइडल सोल में से अगर हम लाइट पास कराएं तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, लाइट के पार्टिकल जो हैं वो बिखर जाते हैं जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ टकराएंगे। तो यहाँ बात चल रही है कि जो विजिबिलिटी है दिखेगा कैसे आपको कोलोइडल सोल। मैं कह रहा हूँ कोलोइडल सोल का ना अलग अलग कलर होगा। ये कलर किस पे डिपेंड करेगा? द कलर विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलोइडल सोल एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोलोइडल सोल का जो अलग अलग कलर है वो डिपेंड किस पे करेगा? साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे गोल्ड का सोल है, गोल्ड का सोल है, ये कोलोइडल सोल है। अब मैं कह रहा हूं कि जो गोल्ड का सोल है, दिस इज सपोज गोल्ड सोल, इसका कलर रेड होगा। इस गोल्ड के सोल का कलर रेड होगा कब?
जब इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बिल्कुल फाइन होंगे, फाइन मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि कोलोइडल सोल में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आते हैं, तो वो 1 नैनोमीटर का भी हो सकता है, 10 नैनोमीटर का भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि गोल्ड का सोल रेड कलर का दिखेगा जब गोल्ड के पार्टिकल बहुत छोटे हों। फिर जैसे 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 इसके पार्टिकल का साइज बड़ा करता जाए, गोल्ड के पार्टिकल का साइज जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, तो फिर आपको ये पर्पल भी दिख सकता है, ब्लू भी दिख सकता है, या ये गोल्डन कलर का भी आपको दिखेगा, जैसे येलोइश टाइप कलर का। तो छोटे पार्टिकल हैं तो इस तरह का कलर दिखेगा। जैसे जैसे हम पार्टिकल बढ़ाएंगे ना गोल्ड के, तो पर्पल, ब्लू या गोल्डन कलर का हमें दिखेगा ये गोल्ड का सोल। तो ये था हमारा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका नेचर बताया, हेट्रोजीनस है, और विजिबिलिटी कैसी होगी, और फिल्ट्रेबिलिटी आपको बताई है। नेक्स्ट उसके बाद है जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बोर्ड में यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी। सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनस था, यहाँ कोलोइडल सोल है जो कि हेट्रोजीनस है। फर्क है दोनों बातों में। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ये आपके पास है कोलोइडल सोल, ये कोई कोलोइडल सोल है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई कोलोइडल सोल है जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और अंदर डिस्पर्सन मीडियम भी है। एक आपके पास ये तो कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल है, और एक आपके पास है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और इसमें कितना होता है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये पार्टिकल का साइज होता है। तो किस में पार्टिकल का साइज बड़ा है, यहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा है। जो सोल्यूट का पार्टिकल है ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से छोटा है, यहाँ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के इन बिटवीन आता है। तो अब देखो इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से इनका मोलिकुलर मास भी ज्यादा होगा, और अगर मोलिकुलर मास ज्यादा होगा किसका, कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज पार्टिकल का ज्यादा होगा। और अगर मोलिकुलर मास ज्यादा होगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं ये कहूंगा कि जो गिवन वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस होंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में बेटा पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो मैं ये कहूंगा कि गिवन वॉल्यूम में इसके और इसके कंपैरिजन करूं, जैसे 1 लीटर ये ले लिया, 1 लीटर ये ले लिया, और कंसंट्रेशन इक्वल ले ली, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे संख्या में, और यहाँ पार्टिकल्स होंगे कम, बड़े साइज का पार्टिकल है। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आप पढ़ के आए हो, ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो आप ये कहोगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा किस में होगी, ट्रू सॉल्यूशन में होगी कि कोलोइडल में, जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे गिवन वॉल्यूम में। पार्टिकल ज्यादा होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू कोलोइडल सॉल्यूशन। तो आप ये कहोगे कि जो कोलोइडल सोल है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू ट्रू सॉल्यूशन से कहीं कम होंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। तो ये इजिली मेजरेबल नहीं होती, ये इजिली मेजरेबल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे, इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें, ब्राउनिन मूवमेंट। तो थर्ड टॉपिक है मेरा इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक यहां टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्राउनिन मूवमेंट। ब्राउनिन मूवमेंट जैसे कि एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, इसमें क्या हुआ कि देखो आप कि जैसे आपके पास कोलोइडल सोल है, कोलोइडल जो सोल है इसमें क्या क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम होता है। मैं कह रहा हूं कि सपोज जैसे डिस्पर्स फेज पार्टिकल,
डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, किस में पड़े होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम में। तो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल भी इस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम, दिस इज द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, और ये पार्टिकल है डिस्पर्स फेज का। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो कोलाइड करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट फोर्स के साथ। दोबारा समझो, कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं उनके साथ डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल कोलाइड करेंगे, टकराएंगे अलग अलग डायरेक्शन से और डिफरेंट फोर्स के साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है ना, मूव करेगा, किसी पार्टिकुलर मूव करेगा, कैसे जिगजैग वे में मूव करेगा, मतलब रैंडम मूवमेंट करेगा, वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा। तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल जो मैं कह रहा हूं कि सपोज दिस इज डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ये डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में क्या होगा कि मूव करेगा। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है डिस्पर्स फेज पार्टिकल की, दिस इज नोन एज ब्राउनिन मूवमेंट। तो ब्राउनिन मूवमेंट को कैसे आप डिफाइन करोगे, ब्राउनिन मूवमेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जिगजैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनिन मूवमेंट। इसको हम ब्राउनिन मूवमेंट बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको पढ़ा था। अब देखो ब्राउनिन जो मूवमेंट है ना, इसका रीजन क्या है, भाई जिगजैग पार्टिकल जिगजैग वे में क्यों मूव कर रहे हैं पार्टिकल। रीजन अभी आपको बताया है कि जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं वो कोलोइडल सोल में टकराएंगे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ अलग अलग डायरेक्शन से और डिफरेंट फोर्स से, यानी कि जो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट मूवमेंट होगी डिस्पर्स फेज पार्टिकल की जिगजैग वे में। और जो ये जिगजैग वे में मूवमेंट होती है डिस्पर्स फेज पार्टिकल की, इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज ब्राउनिन मूवमेंट। अब ये जो ब्राउनिन मूवमेंट है, इसके एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्राउनिन मूवमेंट। ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जिगजैग वे में मूव करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट कोलोइडल सोल इज स्टेबल, कोलोइडल सोल इज स्टेबल, कोलोइडल सोल स्टेबल होगा। क्यों भाई, मैं कह रहा हूं कि सपोज ये कोई कोलोइडल सोल है, इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं। तो जिगजैग वे में मूव करने की वजह से, जिगजैग वे में जो मूव करते हैं पार्टिकल, किसके, डिस्पर्स फेज पार्टिकल, जिगजैग मूवमेंट की वजह से जो ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेंगे। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इनको नीचे की तरफ पुल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर नीचे सेटल हो जाएं, नीचे सेटल हो गए, इकट्ठे जुड़ जाएंगे ये, और कोलोइडल सोल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। बट मैं कह रहा हूं कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं कोलोइडल सोल में ऐसे ही मूव करते रहते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते। नीचे सेटल डाउन किसकी वजह से नहीं होते, ब्राउनिन मूवमेंट, जो कि क्या है, जिगजैग मूवमेंट। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर नीचे सेटल डाउन नहीं होते तो वो जिगजैग मूवमेंट की वजह से नहीं होते। यानी कि जिगजैग मूवमेंट क्या करती है, अपोज करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को, और कोलोइडल सोल जो आपका उसको स्टेबल बनाती है। तो ये है इसकी एप्लीकेशन। तो ये थे हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे 3 होगी, फिजिकल, कोलिगेटिव एंड मैकेनिकल। 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी और इसमें बसती हैं। तो बेटा जो ये 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।